हार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म डायरेक्टर इनायत शेख जी की। तो दोस्तों से हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू? और हाँ या नाउ आई एम हियर या ओके गुड आफ्टरनून सर आप आपका आपका फ्रीज है। हाँ आपका चालू है। ओके ओके ओके। जी, जी, जी। जी, गुड कैसे हो आप आफ्टरनून सर? मैम। आई एम फाइन मैम। और मेरी आपके द आरडीडी शो के लिए जितने भी लोग देखते हैं, जिन लोगों ने भी आज तक इंटरव्यू दिया है, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब, अर्ज़, सत श्री अकाल। और रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आई एम वेरी रेगुलर वाचिंग योर शोज़। और इससे लोगों को इतनी इतनी मतलब सब वो मिलती है, पुशिंग मिलता है आपकी वजह से। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा था कि ये शो की वजह से कई लोग जिनको लोग पहचान नहीं रहे थे, उन लोगों ने पहचान ली है और उनको काम भी मिला इंडस्ट्री के अंदर। यू आर ग्रेट। मैडम आप अकेला हूँ मैं यहाँ पर, आप नहीं दिख रहे। हेलो 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 हेलो। सो सॉरी सर, एक्चुअल में थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू नहीं है नहीं सर, मे बी कोई मेरी बात नहीं, साइड कोई से। बात नहीं। यस, कंटिन्यू। यस, यस। एंड थैंक यू जी सो मच सर। यस, यस, प्लीज़ कंटिन्यू सर। हाँ, देखिए क्या है कि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समंदर बनता है ना? अभी मैं आपके जी, बारे जी। में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कामयाबी 2 किस्म की होती है मैम। एक तो वो होती है, आज जी। लोग सोने का चम्मच लेके आ जाते हैं और हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात कह रहा हूँ, और वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर उनका टैलेंट अगर अच्छा ना हो, तो फिर वो उनको लोग कोई पूछते नहीं हैं। अभी मैं अपने बारे में बताऊँ कि मुझे एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा है अभी तक। इस फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत मेहनत की है और सभी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका ही कॉल है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरी इस लाइफ़ के अंदर। मैं सबसे पहले तो श्रेय देना चाहता हूँ मैं मेरे पापा और सर यानी ये जितेंद्र जी इंस्पिरेशन को। कहाँ से मिली है आपको? जी, जी। जी मैडम। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्योंकि आपकी अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में आपका अहम योगदान रहा है। आपने राकेश रोशन जी को असिस्ट किया, उसके बाद शाहरुख खान जी के साथ भी आपका अच्छा मोमेंट रहा है, जूही जी, माधुरी दीक्षित जी।
तो इन जी, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे सर, लेकिन इससे पहले हम आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहेंगे क्योंकि जी, कहीं न कहीं जो ये संस्कार होते हैं, हमारा जो एम होता है, हम बचपन से ही देखना स्टार्ट करते हैं। तो आपका बचपन जी। कैसा रहा है और आप इंडस्ट्री में कैसे आए सर? जी हाँ, मैडम। देखिए, ये उन दिनों की बात है जब मैं 10th क्लास में था और आप यकीन करें ना करें, दर्शक देख रहे हैं, जितेंद्र जी की जितनी फ़िल्में रिलीज़ होती थी मैडम और मैं उस फ़िल्म में जो भी कपड़े पहनते थे, मैं वही कपड़े के लिए अपने घरवालों से, मेरे डैडी-मम्मी से कहता था मुझे ये कपड़े चाहिए और मैं वही कपड़े जी, पहनता था। चाहे वो फ़र्ज़ का ज़माना हो, वारिस का ज़माना हो, है ना? और परिचय तक और हम लोग ईद में 2 बार कपड़े बनाते थे, एक रमज़ान ईद में, एक बकरी ईद में। तो दोनों कपड़े पहनता और मैं जीतू जी को नाचता था, बहुत डांस करता था, मस्त बहारों का मैं आशिक वगैरह-वगैरह। तो एक दिन मैंने जब एसएससी करने क मुझे कॉलेज जाना था, तो मुझे उनके एक ड्राइवर मिल गए थे, जो बीमार थे। तो मैंने उनसे कहा, "अरे यार, बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जीतू जी तक पहुँचा दो।" तो उन्होंने कहा, "मैं तो इस वक़्त बीमार हूँ, आप जाइए कोलाबा में, वहाँ मिल जाएँगे।" तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं आई वाज़ स्टेइंग इन मुंबई बांद्रा। मैं विदाउट टिकट चर्चगेट जाता था, चर्चगेट से कोलाबा जाता था और कफ कैदल नाम की एक बिल्डिंग थी 14 माले की, जहाँ जीतू जी रहते थे उस वक़्त वहाँ पर। मैं नीचे ना घंटों तक खड़ा रहता था, लेकिन कभी आज तक जी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये बात 6 महीने तक चली। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चला कि वो रूप तारा स्टूडियो दादर में शूटिंग कर रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला वो आरके स्टूडियो चले गए। अब पैसे तो होते नहीं थे, तो आप सोचिए दादर से आरके स्टूडियो पैदल जाना। ये करते-करते वक़्त निकल गया और एक दिन वो शूटिंग कर रहे थे नासिक में, तो मैं विदाउट टिकट नासिक चला गया, रेलवे से और मैं इगतपुरी उतरा और इगतपुरी से पैदल चलते-चलते नासिक गया, तो शूटिंग खत्म होने वाली थी। वो ड्राइवर साहब वहाँ मौजूद थे। तब उन्होंने जीतू जी से रिक्वेस्ट की कि ये मेरा कज़न है, झूठ बोला उन्होंने और उनको भी बम्बई जाना है, बोले बैठा दो। तो वो मेरे गाड़ी उनकी गाड़ी में मुझे मौका मिल गया, उनकी गाड़ी थी फिएट थी जी। उसका नंबर मुझे आज भी याद है एमआरएस 5036 साइड गियर की पहली गाड़ी आई थी। तो जीतू जी ने मुझे गाड़ी में पूछा कि बेटा मैं तुमको कहीं देखा हूँ, क्या करते हो? मैंने साहब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोलता अच्छा, यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैंने अपनी कहानी सुनाई। तो बोला एक काम करो कल आरके स्टूडियो में शूटिंग है, आप आ जाइए, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। आप यकीन करें ना करें, मेरी दिल से मेरे खानदान की दुआ है दिल्ली जीतू जी के लिए, उनके परिवार के लिए, शोभा जी के लिए, एकता के लिए, तुषार के लिए। मुझे अगले दिन उन्होंने कहा कि तुम मेकअप मैन बन जाओ। तो मैंने कहा सर मैं कैसे बनूँगा? बोला लगाओ जी। फ़ोन लगाओ एसोसिएशन में। मैंने फ़ोन लगाया, उन्होंने खुद बात की जितेंद्र जी ने, परेरा साहब करके एक मेकअप आर्टिस्ट थे दादा, उनको बोला मेरा बेटा है, इनका कार्ड बनाइए। तो मैडम मेरा कार्ड बना और मेरी ज़िंदगी में शुरुआत हुई और मैंने उस वक़्त जीतू जी के साथ अ, 10 साल तक उनके आगे-पीछे उनके साथ ही काम किया असिस्टेंट मेकअप मैन के तौर पे। अमर अकबर अंथोनी, वाओ! धर्मवीर, चचा भतीजा, नागिन संकोच और हिम्मत वाला, जुदाई, मवाली संतान, ये तमाम पिक्चरें की। लेकिन ये करते-करते फिर मैं चीफ मेकअप मैन बन गया, पर्सनल मेकअप मैन बन गया मुकेश खन्ना जी के साथ में, भीष्म पितामह जो हीरो थे उस ज़माने में। वहाँ से ज़रीना आपा से मेरी मुलाकात हुई, ज़रीना वहाब जी से। फिर ज़ाहिरा का मैंने मेकअप किया, ज़ाहिरा जी का पर्सनल मेकअप किया। उसके बाद में मैंने जावेद जाफ़री का मेरी जंग के अंदर जो दाढ़ी देखते हैं आप, आई पुट दैट दाढ़ी। उनके साथ ओह! काफ़ी अभी भी करके जी, रिलेशन है। तो लेकिन करते-करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो आई वेंट टू गुजरात, जहाँ अब्बास मुस्तान असिस्टेंट थे, स्पेशली मुस्तान भाई और अरुणा ईरानी जी उसमें हीरोइन थी और वहाँ एक भगवान जी करके कोई डायरेक्टर थे। उन्होंने कोई सीन के लिए काम रुका हुआ था। तो मैंने पूछा मुस्तान को, मुस्तान मेरे दोस्त हैं, अब्बास मुस्तान डायरेक्टर जो बहुत बड़े डायरेक्टर है आज। मैंने बोला भाई क्या बात है? बोला ऐसी-ऐसी बात है। मैं बोला इसमें कौन-सी बात है बता, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उन्होंने जाके अरुणा जी को बोल दिया। अरुणा जी ने वैसा ही सीन पिक्चराइज़ किया जैसा मैंने कहा था। अब शाम को खाने पे जब बैठे थे तो किरण कुमार जी थे, असरानी जी थे, रीटा भादुरी जी थी, इंदर कुमार जो आज बहुत बड़े डायरेक्टर है वो एक्टर थे उसमें। वो थे सब बैठे थे तो अरुणा जी ने तारीफ़ की, मुस्तान क्या बात है यार, क्या सीन दिया? तो मुस्तान भाई ने क्या बोला, नहीं मैंने सीन नहीं दिया, ये सीन इनायत ने दिया है। तो मेरे को बोली वाह! मेरे को मिठुन दा है ना अपने मिठुन दा, तो मुझे कभी उन्होंने इनायत नाम से नहीं पुकारा, उन्होंने ऑलवेज़ ही कॉल मी मिठुन। अमजद खान जी भी मुझे मिथुन ही बोलते थे। ऐसा चलो मैं तो ऐसा नहीं हूँ मिथुन जी कहाँ हम कहाँ भाई, है ना? वो तो हालाँकि आई लव हिम, ही लव मी वेरी मच कौन मिथुन दा। तो उस वज़ह से मुझे उन्होंने कहा चेंज द प्रोफेशन। तो मैंने पहली फ़िल्म की, बापू साहब डायरेक्टर थे, इंदर कुमार जी प्रोड्यूसर थे, उसका नाम था मोहब्बत। मोहब्बत फ़िल्म से मेरी शुरुआत हुई और मेहुल कुमार जी की लव मैरिज थी, अनिल कपूर थे
तो मेहुल कुमार जी के साथ एक फ़िल्म की और बापू साहब के साथ मोहब्बत, मेरा धर्म, दिल जला, प्रेम प्रतिज्ञा और प्यारी बहना, ये तमाम पिक्चरें मैंने असिस्टेंट में की। माधुरी दीक्षित का एक सीन था मैम, चांदीवली स्टूडियो जी। में, जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती गुंडे से एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और वो हाथ में छाले हैं और वो माधुरी जी इनको खाना खिलाती है, क्योंकि माधुरी जी के जो नाना थे, नाना मेरे ख्याल से नीलू फुले जी, उनका मर्डर हो जाता है। तो माधुरी जी को ऐसा लगता है कि ये मर्डर इनकी वजह से हुआ है, वो बात नहीं करती है। वो सीन इतना अच्छा पिक्चराइज़ हुआ था और माधुरी जी ने इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था। ये बात है राम लखन के ज़माने की। आप यकीन नहीं करोगे, जेबी नगर में माधुरी जी रहती थी, मेरी फ़ोन पे बात होती रहती थी अक्सर। उन्होंने मुझे बोला मुझे सीन देखना है आज ही। आप यकीन नहीं करेंगे, वो, उनके मम्मी, उनके डैडी एम्बेसडर गाड़ी लेके, हम चौल में रहते थे, वहाँ पर आई वो। मुझे लिया साथ में, बोनी कपूर जी का स्टूडियो था जुहू में, वहाँ लेके गए, सीन देखा, मुझे बोला यू आर अ गुड जजमेंट। बहुत खुश हो गई और माधुरी जी के साथ एक जैसा परिवार कैसा होता है, वैसा रिलेशन बना और हमने फ़िल्म जब की किशन कन्हैया, तो डबल रोल होता था। तो एक तरफ क्या होता है डबल रोल में, एक तरफ काला पेपर लगाया था। उस ज़माने में क्या नेगेटिव चलता था। आजकल के ज़माने के हिसाब से नहीं है कि आप क्रोमा पे कुछ भी शूट कर लो, राइट? मैं बहुत फ़ास्ट तो नहीं कह रहा हूँ ना मैम, सही जा रहा हूँ ना? नो, नो, नो सर। नहीं, नहीं, ओके, नहीं, या प्लीज़ गुड, कंटिन्यू ओके। सर। जी, जी, जी। जी। सो दैट फिर माधुरी जी हम लोग शेर-शायरी करते थे। बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बहन-भाई हैं। मैं बड़ा भाई, वो छोटी बहन है, ऐसा। तो ये रिलेशन चला हमारा। तो उस ज़माने में भी मुझे एक फ़िल्म की थी मैंने शशि लाल नायर डायरेक्टर के साथ में, शशि जी के साथ में, परिवार। तो वहाँ एक कैमरामैन थे। उन्होंने मुझे कहा, "यार, एक डायरेक्टर को एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए।" मतलब अच्छा-बुरा हो मुझे कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने कहा, "नहीं, मैंने बात की है, जी। आप राकेश रोशन सर से मिल लो जाके।" तो मैं राकेश रोशन जी के ऑफिस गया सांता क्रूज़ में, वो फ़िल्म बना रहे थे खुदगर्ज़ एंड दैट वाज़ हिज़ फर्स्ट फ़िल्म एज़ अ डायरेक्टर। तो मैं गया तो मुझे अंदर बुलाया और मुझे कहा कि, "क्या-क्या किया आपने?" मैंने कहा, "सर, मैंने आपके साथ मेकअप भी किया है, 19-20 पिक्चर में।" "ओह! अच्छा, तो मेकअप से डायरेक्शन में?" बोला, "सर, ऐसा ही है।" बोला, "वेरी गुड, वेरी गुड। और शशि के साथ काम किया?" बोला, "जी, हाँ।" तो बोला, "कितना पैसा लोगे मंथली?" बोला, "सर, पैसा छोड़ दीजिए, मुझे काम करने दीजिए। जब काम आपको सही लगेगा तो अपना दे दीजिएगा।" तो उससे मेरी शुरुआत हो गई खुदगर्ज़ में। तो खुदगर्ज़, खून भरी माँग, किशन कन्हैया, काला बाज़ार, खेल और जब किंग अंकल और मैडम जब किंग अंकल बन रही थी, तो उस वक़्त मुझे उस बीच में मैं और भी काम कर रहा था, बाबू साहब के साथ में भी। प्रकाश मेहरा जी की एक फ़िल्म थी मिस्टर श्रीमती जिसकी कनाडा की डायरेक्टर थी, पाशा जंग जी, वो डायरेक्ट कर रही थी। तो मुझे जावेद जाफ़री जी ने कहा कि जाके प्रकाश जी से मिल लो और ये फ़िल्म में आप एसोसिएट में काम करो। तो फ़िल्म में जब मैं जी। गया, तो वहाँ का स्टाइल थोड़ा-सा फ़ॉरेनर अलग होता है, डायरेक्टर सेट पे नहीं काम करते हैं, चीफ असिस्टेंट काम करते हैं, डायरेक्टर मॉनिटर पे बैठ के काम करते हैं। तो मैंने खूब मेहनत की, तो प्रकाश जी बहुत खुश हो गए, प्रकाश मेहरा जी और मुझे बोले, "बेटा, मैं तुम्हें ब्रेक दूँगा।" आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद उन्होंने एक सीरियल शुरू की थी, मेरे ख़्याल से सम्राट अशोक, बहुत बड़े बजट की सीरियल थी और ये मेरी फ़िल्म जी। रिलीज़ होने वाली थी ज़ी के ऊपर, तब प्रकाश जी ने मेरा मुहूर्त किया। वो मुहूर्त उस फ़िल्म का नाम था लिफ़ाफ़ा, जिसमें बच्चन साहब गेस्ट में आने वाले थे और उस मुहूर्त के अंदर इंडस्ट्री के तमाम प्रेस वाले थे, 700-800 प्रेस वाले थे और स्क्रीन में डबल पेज आया था और बहुत शानदार तरीके से मुहूर्त हुआ। अमित जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे कहा कि, "शेखो, ये आपका मुहूर्त है।" बोला, "जी हाँ।" और एक ओह! प्रकाश जी का है। बोले, "पहला मुहूर्त किसका है?" जी। मैंने कहा, "सर, वो पहले तो प्रकाश जी का है।" तो ठीक है, चलो भाई ले चलो। तो प्रकाश जी बोले, "देखो अपनी तैयारी करो।" तो प्रकाश जी का पहले मुहूर्त हो गया जिसमें करिश्मा कपूर और राजकुमार जी के बेटे थे। उसके बाद हमारा मुहूर्त हुआ। उस मुहूर्त में जो फ्रेम था ना मैम, डायरेक्टर नहीं था उस फ्रेम में, फ़ोटो में, क्योंकि हमें तो कोई जानता ही नहीं था। तो जितेंद्र जी अ, शक्ति सामंत जी, जिन्होंने आराधना फ़िल्म डायरेक्ट की थी और राजकुमार साहब और प्रकाश मेहरा जी, अमिताभ बच्चन जी, टीनू आनंद जी सब खड़े। तो अमित जी देखे, "हमारे डायरेक्टर साहब आप तो आओ।" तो मुझे अमित जी जाकर पब्लिक में से लेकर आकर अपने साथ में खड़े के कंधे पे हाथ डाला। तो ये मौका नसीब वालों को ही मिलता है। बदकिस्मती ये हो गई बिल्कुल सर। डेस्टिनी के प्रकाश जी की मिसेज़ भाभी जी, नीरा भाभी जी, उनका पैर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो फ्लाइट से उतर रही थी, गिर गई और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और 7, 8, 9 साल ओह! तक वो कोमा में थी। इस वजह से मेरी फ़िल्म ओह! बनी नहीं। अगर वो फ़िल्म बन जाती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। खैर ये तो मेरे डेस्टिनी की बात है। तो जी। मैं बात कर रहा था वो किंग अंकल के ज़माने की। मुझे एक फ़िल्म मिली थी मैम, बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट था और कादर ख़ान के असिस्टेंट ने उस फ़िल्म को लिखी थी। तो हमको हीरो चाहिए था। तो मैंने शाहरुख को एक बार स मिला भी नहीं था,
खाली देखा था सेट पे से, मैं जा रहा था तो वो कहीं से जा रहे थे, मुलाकात याराना रिलीज हो चुकी, उनकी वो दीवाना लग गई थी और चमत्कार बन जी, रही थी। तो मैंने शिमला में फ़ोन किया। आई थिंक यू यू आर देयर इन शिमला, आई थिंक सो। तो यस, व्हाइट फ्लावर हाउस में शूटिंग चल रही थी। मैंने आई कॉल्ड अप राकेश जी, बोला गुड्डू जी, आई कॉल्ड गुड्डू जी। मैंने कहा गुड्डू जी, वो शाहरुख भाई यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, तो मेरे बारे में ज़रा बोल दीजिए, एक सब्जेक्ट उनको सुनाना है। तो पहले तो नाराज़ हो गए कि तुम क्यों नहीं आए सेट के ऊपर वगैरह-वगैरह, होता है। आप यकीन नहीं करोगे, उनके मेकअप आर्टिस्ट हैं मिस्टर रवि इंदुलकर, शाहरुख खान जी के। उनके पप्पा थे इंदुलकर जी बड़े, जो हेमा जी के मेकअप मैन थे। तो वो इंदुलकर जी का मुझे फ़ोन आया कि शाहरुख जी ने आपको कमालिस्तान स्टूडियो में बुलाया है, राइट? तो मैं अपने राइटर के साथ कमालिस्तान में पहुँचा। यू कांट बिलीव इट, नसीरुद्दीन शाह जी बैठे थे, मुझे देख के गले लगा क्योंकि मैं नसीरुद्दीन जी का मेकअप कर चुका था। इम्तियाज़ भाई डायरेक्टर थे एक फ़िल्म में। उर्मिला मातोंडकर मुझे मिल गई, मिस्टर इंडिया में वो छोटी थी। सरोज खान जी मिल गई, बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ, सरोज आंटी कर रहे थे, वो मिल गए। पीटर परेरा जी मिल गए, जिन्होंने हमारा अकबर अंतोनी, धर्मवीर, चाचा भतीजा डायरेक्ट किया, अपने फोटोग्राफी की है। सब मुझे देखे, शाहरुख जी, जी दूर बैठे थे। उन्होंने पूछा अपने मेकअप मैन को, ये कौन बंदा है सब मिल रहा है? बोले यही है राकेश रोशन जी के असिस्टेंट इनायत शेख। बोले इनको मेकअप रूम में भेजो। हम मेकअप रूम में चले गए राइटर के साथ में। आधे घंटे बाद आए, सबसे हेलो हाय हुआ, आई एम इनायत शेख, आई एम मुजीब खान, दिस दैट। बोला कौन सुनाएगा सब्जेक्ट? तो मुजीब ने कहा मैं सुनाता हूँ। तो मुजीब ने 2 घंटा लेके पूरा सब्जेक्ट एक ब्रेक में सुना दिया। नो रिएक्शन, शाहरुख खान जी के चेहरे के ऊपर मैडम देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल, कि पिक्चर का सब्जेक्ट अच्छा लगा या बुरा लगा। और अंदर से हम लोग को घबराहट होने लगी। मैंने कहा यार पता नहीं ये किस तरह का इंसान है यार, भाई साहब कुछ रिएक्शन ही नहीं दिए। तो हम जाने लगे तो शाहरुख ने कहा मुझे, इनायत साहब, कसम से ये वर्ड थे उनके, इनायत साहब लजीज, शाहरुख जी 1 मिनट आओ ना, साथ मिलिए। इट्स टॉकिंग इन इंग्लिश विथ मी। मुझे कहा कि सी फूड खाते हो? लजी, ओके, कल आप 10 बजे आओ, बट यू कम अलोन और यू नरेट विद द सब्जेक्ट। मैंने कहा ओके। तो नेक्स्ट डे मैं अकेला आया, पैकअप हो चुका था शूटिंग का। छतरी लगी थी, मच्छरों से बचने के लिए धुआँ था। 2-3 लोग खड़े थे उनके स्टाफ के। कोई कबीर भाई थे, ये कबीर भाई वो ड्राइवर है, जिन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ काम किया, वो स्टार। मिठुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, वो स्टार। अब वो कबीर भाई जो थे ड्राइवर, वो शाहरुख जी के साथ थे, राइट? देखिए वो आदमी कितना लकी था, मतलब वो पारस था, जहाँ करता वो हीरा बन जाता। बहरहाल टॉपिक ये था, जी, हमने बैठे साथ में, उन्होंने खाना मँगवाया था, सी फूड, जो भी खाना था। और हम लोग 3 से 4 घंटे बैठे और शाहरुख जी ने मेरा पूरा नरेशन लिया। और जब खत्म हो गया तो मैंने देखा ही टेकन इंटरेस्ट, सीनों में डिस्कशन ये वो। मुझे बोला सब्जेक्ट का नरेशन आपने बहुत अच्छा दिया है ना साहब, इंशाअल्लाह हर साल एक फ़िल्म करेंगे। अब सोचिए अगर वो इंशाअल्लाह मेरा पूरा हो जाता, तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। डेस्टिनी ये भी है। लेकिन फिर मैंने कहा सर जी, व्हाट अबाउट द रेम्युनरेशन एंड ऑल? तो शाहरुख जी ने कहा कि मैंने जो भी उन्होंने बताया मैं अभी स्क्रीन के ऊपर नहीं कह सकता हूँ, है ना? अच्छी पॉज़िटिव बात थी। जी, उन्होंने बिल्कुल पीनट्स माँगा, पीनट्स, जिसकी कोई आज वैल्यू ही नहीं है। मतलब एक छोटे से छोटा जो टीवी का कलाकार है, वो भी उससे ज़्यादा पैसा लेता होगा। उतना मुझे बोला, बोला मुझे कहीं ज़रूरत है, कुछ लेना है तो 75% मेरे पास है, 25% की मुझे ज़रूरत है। ही वाज़ सो नाइस रियली आई टेल यू। शाहरुख जी अगर आप सुनेंगे मेरी बात तो आई लव यू। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट ये कर दो एक साथ तो पूरी डेट मिल जाएगी। मैम मेरी बदकिस्मती बोलो या डेस्टिनी बोलो, मुझे एक साथ वो पैसा प्रोड्यूसर ने दिया नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, कम से कम 1 डेढ़ साल तक अलग-अलग प्रोड्यूसरों के पास गया, मैंने सब्जेक्ट बना चुका हूँ, शाहरुख जी को ले लो, ये करो, तब तक बाज़ीगर, सुपर हिट, दीवाना, सुपर हिट, सब पिक्चरें आ गई। उसके बाद भी मैं जाता रहा शाहरुख भाई के पास। कभी सेंट्रल होटल में, कभी प्रकाश मेहरा जी के ऑफिस के बाहर जहाँ फराह भी थी। फराह बोली आप जानते हैं उनको? तो शाहरुख बोले हाँ, मैं जानता हूँ। तो ये भी मेरा चल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं से भी एक प्रोड्यूसर आ जाए और मेरा ये काम शुरू हो जाए। उस ज़माने में मेरी एक फ़िल्म बन रही थी युद्ध काल, जिसमें अर्चना पूर्णा सिंह जी थी और हम अमिताभ बच्चन जी के घर के बाहर शूटिंग कर रहे थे। तो शाहरुख जी से मेरी फ़ोन पे डायरेक्ट बात होती थी। बोले मैं आ रहा हूँ शूटिंग पे। यू कांट बिलीव इट, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। रात को 11 सवा 11 बजे एक ब्लैक कलर की कार आई छोटी-सी, उसमें से वो उतरे। कई लोग उनको जानते भी नहीं थे। फाइट चल रही थी मेरी, बरसात गिर रही थी, तो मैं आके मिला। जी, मैं कुर्सी मंगवाया, बोले नहीं कुर्सी नहीं चाहिए, बैठो। 5-6 घंटे तक वो शख्स जो आज इंडिया का टॉप मोस्ट स्टार है, उसका नाम है शाहरुख खान, एसआरके। देखिए ये आदमी के अंदर गुण, वो खड़े रहे, मेरा शूटिंग देखते रहे, मैं शॉट खत्म करके वापस आ जाऊँ, बोला शाहरुख जी कॉफ़ी चाय?
अरे जान, आपको टेंशन नहीं है, आप काम करो, आई लव इट, आई एम एन्जॉयिंग। बस अपना चाय पीते थे, बस कॉफ़ी पी रहे थे और जब सुबह होने लगी, तो बोले, "अच्छा मैं चलूँ?" तो गुड यू आर डूइंग वेरी गुड, हाँ, वेरी एनर्जेटिक यू आर दिस दैट, बहुत अच्छी-सी बात की उन्होंने। बहरहाल, फिर वो बोले कि मैं चलता हूँ और मैं उसी वक़्त भी है ना, मंदिर की घंटी भी बज रही थी, शंख भी बज रहा था, चर्च के अंदर से बेल भी हो रही थी, अज़ान की आवाज़ भी आ रही थी और ऊपर से ना व्हाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं, जो फ़ॉरेन से आते हैं, वो बर्ड्स से उड़ के जा रहे थे, मुझे एक खुशबू आ गई। मेरे दिल ने कहा, मैंने कहा, "प्रशांत भाई, एक बात बोलूँ? मुझे लगता है आने वाले दिनों में ना आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। यू आर बिकम अ सुपर, सुपर, सुपर डुपर स्टार।" हँसने लग गए, "अच्छा मैं चलता हूँ।" चले गए। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं हो पाई उनके साथ काम करने की। आज भी मुझे इस बात का है कि मेरी उसके बाद में 1-2 मुलाकात और हुई होगी, फिर तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब उन तक पहुँचना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि नंबर भी नहीं है और उनके जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो भी गुज़र चुके हैं। तो मैंने एक मर्तबा उनके असिस्टेंट, उनके बेटे जो थे मेकअप आर्टिस्ट को, उनको मैंने अमेरिका फ़ोन किया था और मैंने कहा था, "यार शाहरुख की शूटिंग कर रहे हैं, एक बार मेरी बात करा दो।" तो उन्होंने कहा, "नहीं सर, मेरे डैडी की बात अलग थी, मेरी बात मैं, आई एम द ओनली प्रोफेशनल, मैं नहीं करा सकता बात।" तो अभी भी मेरी उम्मीद है कि जिस दिन शाहरुख जी मिल जाएँगे मुझे, तो मैंने अभी भी उनके लिए ज़ख़ीरा रखा है। हो सकता है शायद उनको मेरी बात पसंद आ जाए या ये आपके माध्यम से रेड चिली के कोई लोग ये देख रहे होंगे, वो शाहरुख जी तक ये बात पहुँचा दें और वो मिल लें, क्योंकि आज भी एनर्जी वैसे ही लेवल पे है जिस दिन उस ज़माने में थी। तो ये तो शाहरुख जी की बात हो गई और बाकी जी, जी। मेहनत, हाँ, बाकी मेहनत तो चल ही रही है मैम और मैं आपको एक जूही जी की बात बताना चाहता हूँ। जूही जी, 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 जूही जी। चावला। तो एक फ़िल्म कर रहा था मैं एज़ अ डायरेक्टर, फ़िल्म का नाम था तलाशी, जिसमें मेरे प्यारे-प्यारे दोस्त हैं, जो आज भी दोस्त हैं, जैकी श्रॉफ। उन्होंने हमेशा एक फ़ोन के ऊपर मेरी मदद की है। उन्होंने क्या मतलब अनीस बज़्मी, इंदर कुमार, अरुणा जी, कोल और राकेश रोशन जी, ये तमाम जितने भी मैंने नाम अभी गिनाए आपको, जैकी श्रॉफ जी, शहबाज़ खान, किरण कुमार, मेरे एल्डर सन को कैंसर हो गया था। तो उनको मेरे पास पैसा बहुत कम था और ऑपरेशन कराना था। आप यकीन नहीं करेंगे मैंने जी। सिर्फ़ है ना मेडिकल का वो लेकर मैं शर्माता नहीं हूँ कहने से, ये हकीकत है। मैंने सिर्फ़ एक मैसेज भेजा और उसमें से 70-80% पैसा जो है वो अस्पताल में इन तमाम लोगों ने भेज दिया। ये भी नहीं पूछा कि ये हकीकत है या गलत। जबकि मैं किस-किस को मिले हुए 20-20 साल भी गुज़र चुके थे। तो उस बीच में ये जूही चावला जी की एक फ़िल्म चल रही थी हमारी तलाशी। तो तलाशी में हम जी। दोनों बहुत करीब आ गए, मैं और जूही जी। तो मैं शेर-शायरी सुनाता था तो उनको अच्छा लगता था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अब आप है ना यश चोपड़ा जी को क्यों नहीं मिलते हो? पैम जी को मिल लो। तो मैंने कहा हाउ कैन आई मीट? मैं कैसे पहुँचूँ? बोला मैं बताता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था अतीक जो प्रकाश बेहरा जी का एसोसिएट थे। हम दोनों को टाइम दिया। जूही जी ने बोला जाओ इस टाइम पे मिल जाएँगी। तो हम चले गए यश चोपड़ा जी के घर पे। यश जी घर पे गए तो पैम जी मिली। पैम जी को ऊपर वाला जन्नत नसीब करे। अच्छी, बहुत अच्छी लेडी रही है वो। बिठाया इज़्ज़त से, नाश्ता-वाश्ता भी कराया हम दोनों को। फिर बोला सुनाओ, तो हमने 8-10 गाने गा के सुना दिए विदाउट म्यूज़िक के। तो उसमें से एक मेरा गाना था, छोड़ो मुझे किचन में जाना है और बिल्ली से दूध बचाना है। वो सॉन्ग उनको बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बोली कि अगली बार आप आइए तो यश जी भी आ जाएँगे, फॉरेन गए हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड और आदित्य भी आ जाएँगे, तो आप सुना दीजिए। म्यूज़िक के साथ में आइए। तो मैंने कहा मैडम हम लोग म्यूज़िक का क्या करेंगे? बोले क्यों? आप लोग म्यूज़िक डायरेक्टर हो ना? मैंने कहा नहीं हम तो लिरिक्स राइटर हैं। तो हमने थोड़ा लिरिक्स का भी काम चालू किया था, तो बहुत हँसी। बोले ठीक है हम बताते हैं। तो ये बात हो गई, लेकिन हमने फिर छोड़ दिया लिरिक्स करना, हमने कहा ये ठीक है अपना डायरेक्शन। फिर एक दिन जूही मेरे को क्या बोली, मैं बोला मैं शूटिंग कर रही हूँ आमिर खान के साथ फ़िल्मिस्तान स्टूडियो में। इनायत भाई आप भाई बोलती थी मुझे, जूही जी। आप वहाँ आ जाओ। मैं पहुँच गया फ़िल्मिस्तान स्टूडियो और आमिर खान जी की शूटिंग चल रही थी, तुम मेरे हो फ़िल्म की और सलमान भाई किसी की शूटिंग कर रहे थे। तो जूही मेरा हाथ पकड़ के लेके गई, दरवाज़ा नॉक किया और सलमान भाई को बोला कि सलमान मैं इनकी फ़िल्म कर रही हूँ, मेरे भाई हैं। आप भी इस फ़िल्म को सब्जेक्ट का आइडिया सुन लो, हम करते हैं साथ में और तब तक जूही जी चली गई शॉट में। तो सलमान भाई का ऐसा था कि जो डायरेक्टर हमारे शशि लाल नायर थे, उनके साथ उन्होंने असिस्ट भी किया था और हम शशि लाल नायर के असिस्टेंट थे। तो 1 आध 2 बार इसी सेट के ऊपर देखे होंगे लेकिन कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई थी, राइट? तो फिर मेरे को बोले कि देखो शेख भाई मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, नए के साथ काम करने के लिए। टैलेंट में कोई उम्र तो होती नहीं है, लेकिन इस वक़्त 2-3 साल तक मेरे पास थोड़ा टाइट मामला है, तो इस वक़्त मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जूही को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, अभी कुछ ऐसा अच्छा टाइम आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो वो मेरा सलमान भाई वाला काम डील नहीं हुआ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, डायरेक्टर बड़ा कैसे बनूँ? देखो क्या होता है 2 चीज़ें होती हैं, या तो सब्जेक्ट अच्छा हो, सब्जेक्ट और आर्टिस्ट बिल्कुल नए हो,
लेकिन वो एक्सप्लॉइट सही हो मैम, राइट? थिएटर में सही रिलीज़ हो, पब्लिसिटी सही मिले। पब्लिक को पता ही ना चलेगा कि आपने क्या बनाया है। जैसे कि जब मैं प्रकाश मेहरा जी की फ़िल्म कर रहा था, उस वक़्त मुझे बप्पी जी, लहिरी जी ने बोला कि मैं घर पे आओ, तो मैं बप्पी जी के घर गया और भाभी जी, चित्रानी भाभी और रेमा और उनका छोटा बेटा बप्पा सब छोटे थे। तो प्रकाश जी बप्पी जी ने कहा कि इनायत मुझे जानते हो ना? बोला सर आपको कैसे नहीं जानूँगा? क्योंकि मैंने बापू साहब के बाद जितनी फ़िल्में की है ना मैम, वो तमाम पिक्चर में म्यूज़िक बप्पी लहिरी जी का ही था। चाहे मोहब्बत हो, मेरा धर्म हो, दिल जला हो, प्रेम प्रतीक हो, सब में बप्पी दा का म्यूज़िक। तो मैं जी, बैकग्राउंड म्यूज़िक में मैं ही मार्क करता हूँ। उस ज़माने में क्या होता था कि बैकग्राउंड जब करते हो ना, तो उसमें ऐसे-ऐसे मार्क करके ना आपको क्रॉस मार्क देना पड़ता था। तो थिएटर में जब वो चलता था, तो उसके हिसाब से म्यूज़िक पंच होता था। तो मुझे बोले आपको मैं फ़िल्म दे रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश महाराज की फ़िल्म तो मैं कर लिया था, मुहूर्त। तो सेकंड पिक्चर मेरी पप्पी लहरी जी के प्रोडक्शन की। तो हमने काम चालू किया, मुझे पैसे भी दिए, स्टोरी बताई, हमने काम किया। फ़िल्म की शूटिंग के लिए हम लंदन गए, अपाचे इंडियन बॉय जॉर्ज को लिया, वहाँ शूट की। फिर हम आके सिक्किम में शूटिंग की है, मुंबई में की है। फ़िल्म हमारी 1 डेढ़ साल लगा, 2 साल लगा फ़िल्म को करते-करते। तो पता चला कि बप्पी दा के जी, डैडी की तबीयत खराब हो गई और कई साल तक फिर हमारा काम ही रुक गया। फिर वो गुज़र गए, फिर दादा फ़ॉरेन चले गए, शो में चले गए, तो आहिस्ते-आहिस्ते वो एक लंबा अरसा गुज़र गया। अब बप्पी दहरी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तमाम लोगों के दिल में है। उनके घर से मोहब्बत जी, आज भी बिल्कुल। मुझे मिलती है। तब मुझे घर से मैसेज आया कि ये फ़िल्म जो आपने बनाई थी, जी, दादा की तमन्ना थी कि फ़िल्म रिलीज़ करें। उस वक़्त वो फ़िल्म का नाम था लव स्टोरी 98 और वीनस में जी, म्यूज़िक था और गाने बहुत अच्छे थे मैम उसके। उसका नाम बोले चेंज करते हैं और नेगेटिव से हम उसको इसमें लाते हैं डिजिटल में। तो मैंने 2-3 महीना काम किया, 4 महीना अकेले नहीं काम किया और फिर सेंसर करवाई, पब्लिसिटी बनाया, प्रोमो ट्रेलर निकाला और ये फ़िल्म को हम लोग रिलीज़ के लिए आए तो 25 अगस्त को पिक्चर प्री-शो भी हो गया। तो अच्छा मुझे फीडबैक भी आने लगा सब तरफ से। अब पिक्चर एक अरसे की पुरानी पिक्चर है। अब वो पिक्चर लोगों जी, अभी हमने तो हाँ, जिन्होंने भी फ़िल्म देखी मुझे कहा कि पिक्चर तो यार आज की लग रही है। सब्जेक्ट भी बिल्कुल फ्रेश है क्योंकि कभी भी किसी भी ज़माने में आ सकता है कि एक बहन जिसका भाई 6 महीने में मरने वाला है, जिसके दिल में सुराग है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। अब वो सिर्फ़ पूजा और दूसरी चीज़ों की वज़ह से ही ऊपर वाले की दुआ करके बच सकता है। लेकिन वो कैसा एक लड़की उसकी ज़िंदगी में आके उसको जीने का सलीका सिखाती है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ लव स्टोरी 98 जो चेंज करके लव स्टोरी दीवानों की। अब रिलीज़ का जब टाइम आया तो पता ही चला कि गदर सुपर हिट हो गई। सारे थिएटर वहाँ बुक। जी, रजनीकांत जी की पिक्चर आई थी, उसकी थिएटर बुक। अक्षय कुमार जी की ओह माय गॉड आई, उसके लिए थिएटर बुक। हमें थिएटर ही नहीं मिल रहा है और जब तक हमको कम से कम बॉम्बे इंडिया में 150 थिएटर ना मिले और फॉरेन में 50 ना मिले तो रिलीज़ करने का मतलब नहीं बनता। हम वेट करें। फिर 25 का अगस्त चला गया, एक अगला हफ्ता आया, तो मालूम पड़ा कि जवान की बुकिंग एडवांस इतनी आ गई कि एक तरफ गदर, एक तरफ जवान। तो हम आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं मौका मिलेगा, तो प्रॉपर वे में हमारे जो वकील लहरी जी के दामाद हैं, गोविंद बंसल जी, जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। रेमा लहरी बहुत अच्छी, वो लोग ही सँभाल रहे हैं अभी प्रोडक्शन-वोडक्शन। तो उन्होंने कहा है कि जैसे वक़्त मिलेगा हम पूरी इंडिया में और फॉरेन में इसको रिलीज़ करेंगे, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। तो ये क्या है कि कुछ चीज़ें समझ में आती भी है, नहीं भी आती है कि आप सिर्फ़ वही ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत कुछ मिला है इंडस्ट्री से। टेलीविज़न की दुनिया में जी, मैम जितनी भी टॉप क्लास के आज तक टेलीविज़न में सीरियल आई है, मैंने सब डायरेक्ट किया है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। देखिए कलर से लेकर ज़ी टीवी से लेकर जी, स्टार प्लस से लेकर सोनी तक। जय श्री कृष्णा कितना बड़ा हिट शो था। धर्मवीर कितना जी, बड़ा जी, हिट शो था। मीरा, अलादीन, जी, मेरा ज़ी जी, हॉरर शो। अलादीन। आई डायरेक्ट ऑल मतलब जी, इंडस्ट्री ने पैसा दिया, काम भी दिया, लेकिन जो एक अंदर का एक डायरेक्टर होता है ना, बड़ा पर्दा, जी, है ना? उसका उसकी रिलीज़, उसके बारे में रिव्यू आना और लोग जी, देखते हैं, बोलते हैं, वाह! क्या डायरेक्शन है, क्या फ़िल्म है। तो वो एक अभी भी अंदर वो लगी लगी है अधूरी बात है, अधूरी प्यास है। दुआ जी। करते हैं, हम ऑडियंस से भी चाहेंगे कि आप दुआ करें कि एक ऐसा मौका आ जाए, ताकि हम वो काम भी पूरा कर लें, क्योंकि मेहनत तो बहुत की हुई है। जी, जी और सर जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और आपने तो इतना बेशक, अच्छा काम देखिए किया है। जी, और जी सर मैम। राकेश रोशन जी के साथ आपने काफ़ी काम किया आई थिंक 10 इयर्स तक आपने उनके साथ जी, जी। काम किया, तो उनके साथ कुछ मोमेंट जो आपके जुड़े हैं वो हम जानना चाहेंगी सर? हाँ, क्योंकि मैडम, उन्होंने बहुत देखिए क्या अच्छी है फ़िल्में एक बनाई हैं। जी, हाँ, राकेश रोशन जी के पास जो डायरेक्शन टीम थी, वो मुझसे पहले आई हुई थी, है ना? और सब अच्छे थे, एक से बढ़कर एक। हरीश खत्री साहब, जवाहर भंडारी और कैफ़ी। ये जी ओम प्रकाश जी जो है,
जिन्होंने आई मिलन की बेला, आए दिन बाहर के, आया सावन झूम के, आप बीती, है ना? और ये तमाम पिक्चर के वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, जो इनके ससुर हैं, आपके राकेश रोशन जी के, पिंकी जी के पापा। तो जब राकेश जी के साथ मैं काम करने लगा था, तो होता है ना, ग्रुप होता है। वो 3 एक तरफ थे, मैं एक तरफ था, लेकिन मैंने वो 3 एक नहीं किया, मैंने उनके साथ जुड़ गया कि मैं भी आपके ग्रुप का हिस्सा हूँ, चाहे मुझे चौथा नंबर दूँ ना दूँ। आप कीजिएगा, मेरे पास जितना, मेरे पास कोई काम नहीं था। ना मैं डायलॉग दे रहा था, ना मैं क्लैप दे रहा था, ना मैं कंट्रीब्यूटी लिख रहा था। तो मैंने सोचा यार खुदगर्ज में मैं करूँ तो क्या करूँ? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ट्रॉली चलाते हैं। तो मैंने राकेश जी को कहा, गुड्डू जी, आपके शॉट खाली बता दीजिएगा, ट्रॉली ट्रॉली मैन नहीं चलाएगा, ट्रॉली मैं चलाऊँगा। तो मैडम आप यकीन नहीं करोगे, फर्स्ट शॉट किरण कुमार जी और मैक मोहन का था। फर्स्ट शॉट खुदगर्ज में वो पैसा देता है और ट्रॉली ऐसी चार्ज होती है पैसों पे। तो मैंने शॉट दिया तो राकेश जी ने मेरी तरफ देखा पलटन। उसके बाद से लेकर हेलो, आपका स्टॉप हो गया मैम। जी, जी, प्लीज़। हेलो, या हेलो। तो येस। हाँ जी, कंटिन्यू कंटिन्यू या तो जी, ट्रॉली जी। चलाना चालू किया। तो खुदगर्ज, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, काला बाजार, खेल, जितनी फिल्में थी सब में ट्रॉली और क्रेन, चाहे गाना हो चाहे सीन हो, सब जो भी देखोगे सब मैंने चलाई है। अब राकेश जी का ऐसा होता था कि राकेश जी गाड़ी ड्राइव करते थे, मर्सिडीज थी, मैं बाजू में बैठता था। तो एक दिन राकेश जी को दाँत के डॉक्टर के पास जाना था। वो जो आपने पूछा ना कि कोई बताइए बात, तो राकेश जी मुझे बोले कहानी सुन शेख, मुझे शेख बोलते थे। तो गाड़ी चलाते-चलाते उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, ऐसा था, ऐसा, ऐसा, ऐसा है। एक लेडी है जो बदशक्ल है, चीनी है, उसके 2 बच्चे हैं और फिर वो उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आ जाता है, शादी हो जाती है, फिर उसको मार देते हैं, मगरमच्छ खा लेता है, फिर वो बच जाती है और बदला लेती है। तो कैसी कहानी है? सोच के बता मुझे ऐसे बोले। और वो उतर गए, अपने डॉक्टर के पास चले गए। मैं भी अपना नीचे सोचता रहा। फिर 1-2 घंटे बाद वो आए, फिर गाड़ी वापस चली ज़ू की तरफ, बांद्रा से। तो मैंने कहा, "सर, कहानी तो बहुत अच्छी है। सर, इसमें एक ही चीज़ मुझे लग रही है।" बोले, "बोलो, फ्रैंकली बोलो।" मैंने कहा, जो रेखा जी सॉरी जो रेखा जी ने रोल किया था, रेखा जी का नाम लिया था, क्योंकि रेखा जी के लिए ही बनाया था सब्जेक्ट। कहा कि वो आरती है, उनके यहाँ दाग है, दाँत भी बड़े-बड़े हैं, 2 बच्चे हैं, करोड़पति है। उसको शादी की ज़रूरत क्या है? जबकि उसका हस्बैंड नहीं है आज तो। तो वो हमको स्क्रीन प्ले में वो रीज़न आना चाहिए कि किस कारण से रेखा जी ने शादी के लिए हाँ बोला। वो बोला, "हाँ, दैट इज़ राइट।" ये स्क्रीन प्ले अगर परफेक्ट होगा तो पिक्चर कोई नहीं रोक सकता। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन से वहाँ उनके सिस्टम होता था राकेश जी का, 9 बजे आप घर पे आ जाओ, कविता अपार्टमेंट जहाँ रहते हैं वो, उस ज़माने में। और हम बैठते थे 3-4 राइटर, रवि कपूर जी, मोहन कौल जी, मैं, हरीश खत्री साहब, जवाहर भंडारी, ऋतिक भी आते थे, राजेश रोशन जी भी आते थे, पिंकी जी भी आती थी और डिस्कस करते थे। तो वो जो मैंने पॉइंट कहा था ना खून भरी मांग में, सारे पॉइंट को लेकर ही फिर उसमें हमने कॉज डाला। एक डॉग रखा, डॉगी, फिर एक घोड़ा रखा, एक मुक्के का कैरेक्टर डाला गूंगे का, फिर उसमें एक अंकल साहब का रोल था वो डाला और एक सोनू वालिया जी का कैरेक्टर बिल्डअप किया जो रेखा जी की दोस्त होती है और कैसे वो उसके साथ मिली भी होती है। इस तरह करके वो फ़िल्म पूरी बनी और जब ये फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी मडगिरी में, बैंगलोर के पास, मैसूर के पास, तो मुझे वो जी। बच्चे जो काम कर रहे थे ना, उनको लेने के लिए जाना था ऊटी में। तो मैं चला गया, ये बात थी 4 मार्च की, 4th मार्च। तो मैं गया और बच्चे को लेके 5 तारीख की रात को पहुँच गया लोकेशन पे और 6 तारीख को मेरा बर्थडे था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह-सुबह घर दरवाज़े पे नॉक होती है और मैं अपना उठकर जैसा दरवाज़ा खोलता हूँ, रेखा जी खड़ी जी। हैं सामने, व्हाइट कुर्ते पजामे में, बाल गीले-गीले, बाजू में ऋतिक रोशन और यहाँ पर गौतम गौतम था एक, उनके रिश्तेदार ही है, वो हीरो भी बना था। बोला और रेखा जी जी। बोली, "हैप्पी बर्थडे टू यू इनायत शेख जी।" मैंने कहा, "जी ग्रेट" और ओह! मुझे हग किया, मुझे दुआएँ दी। अब देखिए ये लम्हे, ये मोहब्बत, ये जो जो प्यार फ़िल्म इंडस्ट्री से मिलता है, कभी अमिताभ बच्चन जी से मिलता जी। है, कभी प्रकाश मेहरा जी से मिलता है, कभी रेखा जी से, कभी जूही चावला से, यही तो इंडस्ट्री है और कोई मज़हब का भेदभाव नहीं है, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है। हर हमारी इंडस्ट्री में तो इतना अच्छा है कि कोई भी कास्ट का प्रोड्यूसर हो, चाहे मुस्लिम प्रोड्यूसर हो या जी। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सुबह-सुबह श्री गणेश होता ही होता है। गणपति जी की पूजा सुबह होती बिल्कुल। है, कंपल्सरी सब खड़े रहते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। ये भारत है, यही तो इंडिया है, जी, इसी की जी। तो शान यही है ना? तो जी, जी। वो लम्हे बिल्कुल थे सही। रेखा जी के साथ में गुज़रे हुए। फिर एक और मैं सॉरी एक बात और बताना चाहूँगा, खून भरी की जी। बात के बाद में मुझे एक फ़िल्म मिली एज़ अ डायरेक्टर जिसके प्रोड्यूसर थे मिस्टर फारूक नडियाडवाला। ये साजिद नडियाडवाला जी का नाम तो सुना होगा आपने? उनके उनके कज़िन, उनके चचा। जी। तेजी फ़िल्म्स, नडियाडवाला बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई, रामपुर का लक्ष्मण, ताजमहल, राइट?
और अभी अनीस बज्मी की फ़िल्म बहुत सुपरहिट हुई है। उन्होंने मुझे एज़ अ डायरेक्टर लिया। उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ मत कीजिए असिस्टेंट में, आपको हर महीना कितना खर्चा होता है चेक ले लो। 12 चेक दे दिए फारूक नडियाडवाला जी ने, घर का खर्चा जो भी है। आप मेहनत करो, पिक्चरें देखो और एक सब्जेक्ट बनाओ। हमने एक सब्जेक्ट पे काम किया, तो फिर बोला कि इसमें रेखा जी को लेते हैं, आप रेखा जी से बात कर लो। तो मैंने उनकी सेक्रेटरी को फ़ोन किया, उन्होंने 2-3 दिन के बाद का टाइम दिया और यू कांट बिलीव इट, बांद्रा में मैं रेखा जी को मिलने के लिए गया। मैं एज़ अ डायरेक्टर, रेखा जी सामने बैठी हैं, उनकी सेक्रेटरी बाजू में बैठी है, बस 3 ही लोग। तो मुझे बोला, "कैसे हो?" मैंने कहा, "जी अच्छा, डायरेक्टर बन गए हो?" बोला, "बनने जा रहा हूँ।" अच्छा ओके, सब्जेक्ट सुनाओ। तो मैंने आई नरेट द सब्जेक्ट टू रेखा जी, पूरा सुना 45 मिनट्स में। फिर मुझे कहा कि द वे यू आर नरेटिंग इज़ वेरी नाइस, ऐसा लग रहा है फ़िल्म हम सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हैं। कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने इतने साल से लोगों के साथ, बड़े-बड़े गुरुओं के साथ काम करके कुछ तो आना चाहिए ना। तो बोला ठीक है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, कुछ दिन के बाद आने के बाद फिर ये कर लेंगे आपको। तो बोला ठीक है। तो मैं आके अपने प्रोड्यूसर को बता दिया कि रेखा जी को सब्जेक्ट अच्छा लग गया है, वो दिल्ली जा रहे हैं और जब आ जाएँगे तो फिर अपन आगे काम शुरू करेंगे। लेकिन क्या हो गया मैम, रेखा जी ने शादी कर ली दिल्ली में, फिर कुछ हादसे हो ओह! गए, वो जो उनके जो शो हस्बैंड थे जो, वो गुज़र गए थे, तो उसके बाद वो जी, सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ पाया। तो मुझको भी अपनी डेस्टिनी में वो ज़माने के ना, तो मौके तो ज़िंदगी में अल्लाह ने, गॉड ने बहुत दिया, शाहरुख खान जी दिए। जी, फिर एक बार तो ऐसा था कि मुझे राजकुमार जी के साथ एक फ़िल्म करनी थी। राजकुमार जी के लिए जी, मैंने सब्जेक्ट लिखवाया था। राजकुमार जी और नाना पाटेकर दोनों को लेकर, जो बाद में मेहुल कुमार जी ने बनाया अमिताभ बच्चन जी और उनके साथ में। 1 साल लगा मुझे राजकुमार जी से सिर्फ़ बात करने के लिए मैडम, सोचिए 1 साल, कोई फ़ोन अटेंड ओह! नहीं करते थे। जी हाँ, क चर्चगेट में एक सीसीआई क्लब था, जहाँ वो अक्सर 4 बजे जाते थे, बहुत डिसिप्लिन वाले आदमी आदमी बहुत अच्छे हैं। जितना लोग राजकुमार जी के बारे में जो सुनते हैं ना, वो 50% तो गलत ही बात है। ही इज़ सच अ ग्रेट पर्सन। वो खुददार आदमी है, वो अपने आप में, वो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान। तो मैंने एक बार फ़ोन पे बात कर ली, तो मुझे कहा कि जानी कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूँ। अच्छा, तो मैंने बताया मैंने बापू साहब और राकेश रोशन जी और मुकुल आनंद जी, शशिलाल नायर, मेहुल कुमार जी के साथ काम किया है। ऑलरेडी राजकुमार जी काम कर चुके थे मेहुल कुमार जी के साथ में, राइट? तो मेहुल जी ने भी उनको फ़ोन करके बोला था कि सुन लेना। तो फिर मेरे से अच्छी-अच्छी बातें की। तो बोला हमें क्या ज़रूरत, हमें क्यों ले रहे हो आप? आप लीजिए, आपके पास तो बहुत एक्टर है, अनिल कपूर है, जैकी श्रॉफ है, ये है, 2-4 नाम गिना दिया उन्होंने। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, बोला हम तो बूढ़े हो गए हैं। तो मैंने कहा सर ताजमहल आज भी चमक रहा है, संगमरमर। कभी बूढ़ा थोड़ी होता है, जी, वो तो सदाबहार होता है, अच्छी बातें करते हो। लेकिन जानिए अभी इस वक़्त हमारे पास वक़्त नहीं है, रख दिया, तो वो भी गए काम। तो फिर आमिर खान के साथ में एक मर्तबा उनके ही मेकअप मैन ने मुझे मिलाया था दिल के सेट पे, तो खाना-वाना भी साथ में खाए। आमिर को तो मैं जानता था पहले से, मतलब पर्सनल मुलाकात नहीं थी। वहाँ भी मैंने ट्राई किया। तो आई ट्राई ऑल द स्टार्स फ्रॉम माय इंटीरियर जब मैं डायरेक्टर बना हूँ, एज़ अ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट। लेकिन कहीं से मुझे वो पॉज़िटिव फ़ील नहीं मिला, उनकी गलती किसी की नहीं है। देखो अब शाहरुख सर ने तो हाँ ही बोल दिया था, शाहरुख खान आज किधर है भाई? सोचिए ना, है ना? तो उसको हाँ बोल दिया था, अगर वो फ़िल्म बन जाती, शायद ना चलती लेकिन 4 पिक्चरें मिल जाती, उसमें से 1 चलती। सबका हिसाब-किताब ऐसे जी, ही, हर डायरेक्टर की हर पिक्चर हिट नहीं है। वो होता है, कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। तो आज भी वो उम्मीद के सहारे इंडस्ट्री में हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्क्रिप्टें बनाई हैं और देखते हैं कि व ऊपर वाला कहाँ तक, वही ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज कभी भी हार कायम है नहीं उसके हुई। ऊपर। जी हाँ, एवरी डे मॉर्निंग वी जी, हैव टू जी। गो टू द अंधेरी लोखंडवाला, रात को 11-12 बजे घर पे, और सिर्फ़ काम की बात, इसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं, 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 नहीं। ऐसा है। ये है जी। मैम। जी, और सर इंडस्ट्री में काफ़ी चेंज भी आया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और आजकल तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन चला है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे? जी, जी। मैडम ऐसा है कि देखिए, पहले क्या चलता था, पहले ए, बी, सी पिक्चर चलती थी। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो ए क्लास वाले बड़े-बड़े स्टार का दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, राज कपूर साहब के साथ काम करते थे। बी में समझो आ जाएँगे, फिर आकर उस ज़माने के हिसाब से सोचो तो राजेश खन्ना जी, विनोद खन्ना जी। सी में आ जाओ तो फिर कोई भी हो जाएगा, राइट? सबकी दुकान चलती थी, सबके घर चलते थे, है ना? कुछ लोग थोड़े वल्गर पिक्चरें बनाते थे, सेंसर किस कट जाता था, वगैरह-वगैरह। फिर वो दौर बदल गया, डिजिटल ज़माना आ गया, राइट? और कॉर्पोरेट का ज़माना आ गया। जब से कॉर्पोरेट का ज़माना आया तो इंडस्ट्री का थोड़ा माहौल ही बदल गया। वे ऑफ मेकिंग सब बदल गया, कैमरे चेंज हो गए, लाइटें चेंज हो गई है ना? तो अच्छी बात है, हम लोग अपने आप को अपग्रेड क्यों रखे हुए हैं आज तक, इसलिए रखे हुए हैं।
होता ये था कि उस ज़माने में क्या था कि नॉट ईज़ी टू मीट एनीबॉडी, आप किसी को जल्दी नहीं मिल सकते थे। अब तो मुलाकात ही नहीं हो पाती है। उस ज़माने में सेक्रेटरीज़ होते थे, तो आप उन सेक्रेटरी के थ्रू जाके आर्टिस्टों से बात कर लो, तो वो आपका सब्जेक्ट जी, सुन लेते थे, नहीं जमा, नहीं जमा। पहली बात तो देखते थे कि बैकग्राउंड क्या है। अब मैं 4-5 टॉप क्लास के डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ, तो बट नेचर एक मुलाकात तो हो जाती थी, है ना? लेकिन अब कैसा हो गया कि अभी सब बंध गए हैं। कोई भी एक्टर होगा ना, किसी के साथ 3 पिक्चर साइन है, किसी के 4 साइन है और 1-2 पिक्चर के ऊपर कोई करता ही नहीं आज के ज़माने में और ज़्यादा आर्टिस्ट है भी नहीं। देखो जो हिट है, वो फिट है। अच्छा टैलेंटेड जी, आर्टिस्ट भी उसने 4 पिक्चर सुपर हिट दिया और 2 फ्लॉप देगा तो तीसरा प्रोड्यूसर उसके पास गया था। आप मुझे एक बात बताइए जी, आज गोविंदा जी इतने अच्छे एक्टर हैं, वर्सटाइल एक्टर, उनका मुकाबला ही नहीं है, राइट? लेकिन आज उनके पास जी, वो 365 दिन पहले बिज़ी रहते थे, अब तो नहीं रह रहे होंगे ना? क्या उनमें टैलेंट की कमी है? डांसर एक नंबर, एक्टर एक नंबर, कॉमेडी का इतना अच्छा सेंस, तो अब वो कम कहाँ काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री क्या है और डायरेक्टरों में भी देख लीजिए, कुछ अभी हमारे एक डायरेक्टर हैं, वो जिन्होंने फूल और कांटे बनाई थी। फूल और कांटे, अरुणा जी के हस्बैंड, कोहली साहब। जी, अब वो पता नहीं को कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं मालूम है। लेकिन देखिए ना ये अब रोहित शेट्टी साहब को देखिए, 1 हिट, 2 हिट, 3 हिट, 4 हिट, 5 हिट, एक एक थोड़ी नॉर्मल गई है। तो एक सिलसिला आया। अब एटली को देख लीजिए, उन्होंने साउथ की 6 पिक्चर है कि 6 पिक्चर सुपर हिट थी, तब जाके उनको शाहरुख खान जी की ये फ़िल्म मिली, राइट? और ये पिक्चर भी फिर पूरा क्या पैसा पानी की तरह खर्चा कर रहे हैं, है ना? हर चीज़ परफेक्ट आ रही है। अभी मुझे कोई प्रोड्यूसर बोलेगा सर एक फ़िल्म आपका सब्जेक्ट अच्छा है, बना कर दीजिए। तो सबसे पहले सवाल इस बात का आएगा कि इसमें स्टार कास्ट तो आएगी नहीं, हीरो-हीरोइन तो नहीं आएँगे। हीरो अबाउ द मनी के हिसाब से बड़ा बड़ा अमाउंट है, उतना इनके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा हीरो जी, लेगा उसमें से इनकी 10 पिक्चरें बन जाएगी, राइट? चलो वो भी बात माना। अगर फ़िल्म हम शूटिंग कर भी लेते हैं, जैसे-तैसे करके, गेस्ट में ले लेते हैं किसी आर्टिस्ट को, जैसे जावेद जाफ़री को रिक्वेस्ट कर दिया, भाई 2 दिन आजा, मुकेश खन्ना जी को बोल दिया, जॉनी लीवर को बोल दिया, ऐसा करके हमने फीलर कर दिया, एक स पोस्टर के लिए और एक कहानी अच्छी पकड़ी। फ़िल्म तो हमने बना ली, अब उसको थिएटर तक लाएँगे कैसे? फ़िल्म समझो हमने बना दी 2 करोड़ में, मिसाल के तौर पे। अब उस फ़िल्म को थिएटर में कम से कम 500 थिएटर तो चाहिए। So how can we bring the 500 theater? We don't have any single distributor today to go and see your film. कि चलो हम ये रिलीज़ करते हैं, नहीं, अगर कहीं गए भी गलती से और पिक्चर अच्छी भी लगी, बोलेगा एक काम करो प्रोड्यूसर को बोलो कि इसमें हम रिलीज़ कर देते हैं, इतना पैसा दे दो रिलीज़ करने का, थिएटर का पैसा दे दो। कहाँ से लाएगा प्रोड्यूसर? जी, है ना? तो पहले के ज़माने में मैम क्या था वो डिफरेंट यही आ गया है, पहले ब्रोकर्स होते थे, 100-200 ब्रोकर्स थे। देखिए उसकी टेरिटरी का एक ग्राफ था, मुंबई, दिल्ली, यूपी, सीपी, सीआई, राजस्थान, निज़ाम, पंजाब, ओवरसीज़ ऐसा टुकड़े होते थे, है ना? जैसे जैसे एक प्लॉट है, ये जुजू का एक प्लॉट का एक ब्रोकर है, फलाँ का एक ब्रोकर है, वैसे ही फ़िल्म भी बँटती थी और रिलीज़ होने मतलब खत्म होने से पहले-पहले इसका सौदा हो जाता था। मतलब लोग खरीद लेते थे, एडवांस भी दे देते थे, तो प्रोड्यूसर को थोड़ी-सी हिम्मत मिलती थी कि डिस्ट्रीब्यूटर का समझो अगर एक फ़िल्म मिसाल के तौर पे 2 करोड़ में बनी है और उनको 2.5 करोड़ के अंदर उन्होंने पूरी इंडिया के अंदर वो पिक्चर को बेच दिया ऑन पेपर। तो कहीं से 10% कहीं से 15% करके उसको सपोर्ट मिलता था प्रोड्यूसर को, आज वो नहीं है। और सिंगल स्क्रीन से अभी मल्टीप्लेक्स अब आ गए हैं, राइट? सिंगल स्क्रीन आज भी है। तो अगर इंडस्ट्री को और सर्वाइव करना है, दिस इज़ अ मैसेज फॉर फिल्म इंडस्ट्री पीपल फ्रॉम माय साइड नाउ बिकॉज़ आई एम वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन इंडस्ट्री कि अगर आज फिल्म लाइन में सबको जीना है, तो कॉर्पोरेट तो ठीक है, कॉर्पोरेट तो रहेगा, है ना? वो तो बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन एक छोटी-सी इंडस्ट्री को भी अगर ज़िंदा रखना है, तो सब लोग एक होकर वो डिस्ट्रीब्यूटर के जो ब्रोकर्स थे उनको ज़िंदा रखो और जो सिंगल स्क्रीन प्लस मल्टीप्लेक्स जैसे 4-5 मुंबई में जैसे 10 थिएटर में रिलीज़ होती है, 2 मल्टीप्लेक्स ले लो और 8 सिंगल स्क्रीन ले लो, राइट? और इस तरह करोगे तो सबको काम मिलेगा और सब डायरेक्टर भी काम करेंगे क्योंकि एक यूनिट के अंदर मिनिमम से 75 लोग काम करते हैं। मतलब एक फ़िल्म के अंदर जी, 75 परिवार पलता है। तो 75 परिवार के हिसाब से अगर 1000 फ़िल्म बन रही है तो सोच लीजिए कितने लोगों को काम मिलेगा। तो ये डिफरेंसेस तो बहुत आ गया है, एकदम चेंज हो गया। आज टुडे यू कैन नॉट टच एनी एक्टर। आपको मैं बता दूँ मैं एक बार एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के ऑफ़िस में गया था। मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा ऑन स्क्रीन। उन्होंने मुझे देखते ही बोला, "अरे! आप क्या मर गए थे क्या?" बहुत बड़े प्रोड्यूसर सलमान खान के। मैं बोला कि कैसे आना हुआ? अपॉइंटमेंट लेके गया था मैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि मेरे पास सब्जेक्ट है मैं सुनाने आया। अरे मुझे सब्जेक्ट सुना क्या करोगे? आपको डायरेक्शन करना है करो। तो मैं तो खुश हो गया अंदर से कि यार इतना बड़ा प्रोड्यूसर जिन्होंने अनीस बज़्मी, अब्बास मुस्तान के साथ फ़िल्में बनाई हैं, वो मेरे को देखते ही बोल दिए करो। तो मैंने कहा सर फिर आगे कैसे बढ़ूँ? कहा आगे कुछ नहीं बढ़ना है।
जो मार्केट में चल रहा है हीरो उसको सब्जेक्ट सुना दो आप, वो हाँ बोल देगा तो मेरा नाम बोल देना कंपनी का। तो मैंने पूछा कुछ नाम तो बताइए, तो उन्होंने 4-5 हीरो के नाम बता दिए। बोला अजय देवगन जी हैं, अक्षय कुमार है, शाहिद कपूर है, ऋतिक रोशन है, बच्चन साहब हैं, अभिषेक है। इनमें से एक सेटअप बना लो आप, सुना दो सब्जेक्ट। मैं बाहर निकल के सोचने लग गया, मैंने कहा देखो, अब मुझे फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर मैंने चालू किया स्ट्रगल, मैंने इसको पकड़ रहा हूँ, उसको पकड़ रहा हूँ। बहुत तकलीफ होती है मैम, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आर्टिस्ट तक पहुँचना जी, बहुत आज ईज़ी नहीं है। सुनना तो बहुत दूर की बात है। जब तक कि क्या होता है, जब शाहरुख खान सर ने मेरे साथ में बैठकर एक ही मीटिंग के अंदर पिक्चर हाँ करी थी, वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना। वो कितने समझदार इंसान होंगे। उन्होंने एक आदमी, एक डायरेक्टर जिसने इतना काम करके आया इंडस्ट्री में, मतलब मिक्सर कैमरे से लेके देसी सिनेमास्कोप कैमरे से लेके, डिजिटल कैमरे से लेके, स्क्रीन प्ले राइटर सलीम जावेद जी के साथ काम किए, गुलजार साहब के साथ काम किए, रघुनाथ जलानी, अनिल गंगुली साहब, है ना? बापू साहब, के. विश्वनाथ, राकेश रोशन, तो कुछ तो सीखा होगा ना आदमी ने। तो वो मौका नहीं मिलता वहाँ तक पहुँचने का। और मौका मिलने अगर आप गए पहुँच गए, तो काम होना ही होना है फिर। तो अभी अगर बड़े स्टार के पास जाओ तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि प्रोड्यूसर नहीं, स्टूडियो कौन-सा है? मतलब कौन रिलीज़ करने वाला है? तो आजकल तो करोड़ 2 करोड़ का तो ज़माना ही नहीं रहा है ना। तो जो करोड़ 2 करोड़ लेके बेचारे 2-4 लोग को जमा करके फ़िल्म बनाना चाहते हैं, उनका क्या होगा? तो थोड़ा-सा जी, हमारी जो इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई एक थोड़ा-सा एक गेम प्लान ऐसा करें कि 1 करोड़, 1.5 करोड़ की फ़िल्म रिलीज़ के साथ में ऐसा पैकेज बन जाए कि इतने थिएटर मिल जाए और ऐसा हो जाए, तो कम से कम 200 प्रोड्यूसर अभी लाइन में बैठे हुए हैं, फ़िल्म बनाने के लिए। अब बिल्कुल। पता नहीं कितनी फ़िल्म चल जाएगी। तो चेंज तो बहुत आ गया मैम आज के ज़माने में, ये पहले की बात नहीं है। जी, जी। जी। जी, जी, राइट सर। और सर ओटीटी से भी आई थिंक कुछ तो फ़ायदा हुआ है सर आर्टिस्ट को। हाँ, वो बात मैं आपको कहना भूल गया। देखिए, फ़िल्म, फ़िल्म होती है ना? एक फ़िल्म के अभी आजकल 2 दर्जे हो गए। एक तो बहुत बड़ी हिट फ़िल्में 200 करोड़ में बनती है, 300 में, बाहुबली, है ना? मगधीरा और ये जवान, गदर, बड़ा बजट, बड़ी फ़िल्में, बड़ा-बड़ा। और एक उससे थोड़ा-सा छोटा-सा मामला होता है। उस बीच में टेलीविज़न चलता है, टीवी सीरियल्स जो घर की हर लेडीज़ देखती ही देखती है। उसमें भी काफ़ी चला है। उसमें भी हमें बहुत मौका मिला काम करने का। हमने तो अरुणा ईरानी जी की कंपनी में काम किए। सागर पिक्चर, रामानंद सागर जी की कंपनी में बहुत काम किए। धीरज कुमार जी की कंपनी में काम किए, मुकेश खन्ना जी की भीष्मा प्रोडक्शन, आफ्टर शक्तिमान आर्यमन बनी थी, वहाँ काम किए। काम बहुत किए। लेकिन उस बीच में जब ये ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आया ना, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, बेनिफिट है ना? क्योंकि जो पिक्चरें थिएटर तक नहीं जा रही है, वो ओटीटी में आ जाती है। तो वो एक सिस्टम अच्छा है ओटीटी में, लेकिन वो एक अभी उसके बीच में क्या हो गया कि थोड़ा-सा वल्गर, थोड़ा-सा बोल्ड, हॉट, वो इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा था, तो हम तो छूट नहीं सकते थे। तो उस मार्केट के हिसाब से यहाँ पर भी वो थोड़ा-सा हॉट-वॉट चालू हो गया है, जिसको आप पैसा दे के लीजिए, वो आम आदमी तो देख नहीं सकता है। वो एक अलग बिज़नेस है, चलो उसकी बात करके कोई मतलब नहीं अपने को। लेकिन ओटीटी अच्छा है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इज़ गुड कि अगर मैं एक सब्जेक्ट ओटीटी में जाके सुना देता हूँ या मैं भेज देता हूँ मेल पे, अमेज़न में या नेटफ्लिक्स में, है ना? या शिमारो में या अल्ट्रा में, और वो सब्जेक्ट उन्हें ओके कर देते हैं, तो फिर एक बजट का एरिया तय हो जाता है कि साहब ये कहानी को हम 7 एपिसोड में बनाने वाले हैं। तो समझो 7 एपिसोड 1 घंटे के हिसाब से 700 घंटा हो गए, तो पर एपिसोड का समझो वो दे रहे हैं हमको 30 लाख रुपीज़। तो 7 इन द 3, 2 करोड़ 10 लाख। अगर ये फ़िल्म हमने 1 करोड़ 40 लाख 50 में बना ली और उनको दे दी बनाकर, उन्होंने ओके कर दिया, कुछ रीशूट करवा दिया, कुछ कर दिया, तो प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलता है। फिर उनके हाथ में फिर वो उसका वो फिर कमाते हैं अपना टेलीविज़न पे लगा-लगा के, और फ़िल्म ज़्यादा अच्छी हो गई, तो उसको ट्रिम करके थिएटर तक भी ला सकते हैं। तो ओटीटी इज़ अ गुड प्लेटफ़ॉर्म, और आगे भी बहुत चीज़ें आने वाली है मार्केट में, तो सबका भला ही होगा जी, मैम, सबसे बात है। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर आपने अरुणा ईरानी जी की बात की है, तो उनका भी इंडस्ट्री में अहम योगदान रहा है। उनके साथ आपने काम किया है, तो उनके साथ कुछ जो मोमेंट है, वो मैं जानना चाहूँगी सर? देखिए, मैं अरुणा जी को अपनी बहन से ज़्यादा मानता हूँ। अरुणा दी, है ना? बहुत घर जैसा संबंध है आज भी, और डायरेक्शन में आने का मेरा मेन कारण अरुणा जी ही रही है ना? इंडस्ट्री में आने का कारण जितेंद्र जी रहे हैं, और डायरेक्शन में आने का कारण अरुणा जी रही है। और अरुणा जी ने हर वक़्त, हर जगह पे मुझसे डिस्कस किया है, हमेशा भाई की तरह ही माना है। जब भी कंपनी में कोई भी काम शुरू होता था, तो मुझे फ़ोन करके बुलाती थी, भले शूटिंग हो या ना हो। घर में ऑफ़िस में बुलाती थी,
और उनका ऑफिस का ऐसा इतना अच्छा सिस्टम रहा है, मैं बोलना चाहूँगा, ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अगर आपका 10 तारीख को पेमेंट मिलना है चेक और वो संडे है, तो मैम 9 तारीख को चे सैटरडे के दिन ही आपको चेक मिल जाता था। 1 दिन भी लेट नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है अगर आप दोपहर में 1 बजे ऑफिस में पहुँच गए, तो आप ऑफिस में खाना बनता है। रोटी, सब्ज़ी, दाल, ये है, वो जो भी है। जो भी आएगा वो खाना खा के जाएगा। ये मैंने अरुणा जी की कंपनी में देखा है। तो अभी काफ़ी दिन से अरुणा जी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनसे उनके साथ एक फ़िल्म करने का मौका मिला। क्या हो गया कि मैं अरुणा जी ने मुझे बुलाया। उस ज़माने में ना भुज में एक अर्थक्वेक हुआ था। ज़लज़ला आया था, बहुत लोग मर गए थे, गुज़र गए थे। तो मुझे बोला, "बेटा", मुझे बेटा बोलती है, कभी मिठुन बोलती है, वो भी मिठुन बोलती है, मिठुन दा का नाम लेके। मुझे कहा कि आपको भुज जाना है। जी। वहाँ देखो हालात, आपको एक फ़िल्म देखनी है, हँसते ज़ख्म, देखी क्या? मैं बोला, "हाँ, अभी दोबारा देखो।" जी। आपने वो फ़िल्म देखी वक़्त? बोला, "हाँ, वो मेरी ज़ोहरा जबी मुझे मा", बोला, "हाँ।" एक वापस देखो, फिर मेरे को आप एक कहानी बना के दो। मैंने उनकी कंपनी ने पैसे दिए, मैं भुज चला गया, जाके वहाँ का पूरा हालात देखा, हँसते ज़ख्म भी देखी, वक़्त भी देखी। फिर मैंने 30 पेज में एक पूरी सीरियल की एक कहानी बुनी। अरुणा जी को फ़ोन किया, मिला जाके, थोड़ा उन्होंने चेंज कराया। फिर मैं और अरुणा जी गए ज़ी टीवी के ऑफ़िस में हम दोनों, जाके वहाँ पर नरेशन दिया। अच्छा लगा उन लोगों को, थोड़ा करेक्शन-वरेक्शन जो भी था। लेकिन किसी बिज़नेस की वजह से वो काम वहाँ पर अरुणा जी ने मना कर दिया। बोला, "नहीं, ये मुझे यहाँ नहीं देना।" क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि उसमें किरण कुमार भी हैं, सुधा चंद्रन भी होगी, अरुणा जी भी होंगी, एक हीरो है सिद्धार्थ, वो भी होगा और एक हीरोइन थी हमारी फ़िल्म लाइन की, वो भी थी, तो काफ़ी बड़ा बजट था। तो बाद में अरुणा जी ने वो सहारा टीवी में दे दिया। उसका नाम था ज़मीं से आसमां तक। और मैं बिज़ी था कहीं और, तो अरुणा जी ने खुद चालू कर दिया एज़ अ डायरेक्टर का। तो कुछ 30 25-30 एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किए। तो एक दिन मैं आई वाज़ वॉकिंग इन अंधेरी लोखंडवाला, तो मुझे एक फ़ोन आता है किरण कुमार जी का। किरण कुमार जानते हैं सब लोग, लुटिया पठान भाई जी। तो उन्होंने बोला, "अरे शेख कहाँ है तुम?" बोला, "सर मैं तो लोखंडवाला में।" "अरे अरुणा जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तुमको याद कर रही है, अभी बुलाइए जाओ।" और मैं उसी वक़्त रिक्शा पकड़ा और सीधा गोरेगाँव ईस्ट में आरएमएल कॉलोनी में आई वेंट टू मीट अरुणा जी। तो अरुणा जी का लास्ट शॉट सीन का चल रहा था, कट इट हुआ, देखी, "अरे! मिठुन आ गए, गले-वले मिली? अच्छा चल तुम्हारा ही सीरियल है ये, मैं जा रही हूँ, तुम शूटिंग करो आगे की।" वो गाड़ी में बैठ के चली गई और मेरे पास दे दिया काम। अब सोचिए कुछ भी ऐसा नहीं कि ये डिस्कशन ऐसा करना है, ये सीन, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जाते 1 मिनट में असिस्टेंट सीन सुनाएगा, मैं शूटिंग चालू कर दूँगा। और फिर मैंने वो ज़मीं से आसमां तक शुरू की। चालू की और सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे काम थे, तो फिर मुलाकातें कम होने लगी, 10 जगह और भी काम। फिर मैंने कट सिलसिलावार मैंने काम किया सागर पिक्चर में फ्रॉम धर्मवीर। वो धर्मवीर से लेकर धर्मवीर के मैंने तमाम एपिसोड्स किए हैं। जय श्री कृष्णा किया है, मीरा किया है, ओह! अलादीन किया है, जी, रामायण किया है, महावीर हनुमान किया है, कर्णा किया है। 7, 8, 9 सीरियल लगातार 10-12 साल, तो फिर इधर जाने का मौका ही जी, नहीं मिला। एक फ्लाइट पकड़ो, बड़ौदा पहुँचो, 1 महीना शूटिंग करो, 2 दिन घर पे आओ, फिर वापस जाओ। तो 10-12 साल बिज़ी थे। तो काफ़ी लोग तो भूल जी, भी गए जी। क्योंकि बदलता है ना, आज 15-16 साल का लड़का होता है, 5 साल बाद वो 20 साल का हो जाता है। तो वो जी, क्रिएटिव जी। डायरेक्टर्स भी चेंज हो गए। तो लेकिन अभी दोबारा अभी वी ट्राई टू, मैंने एक सब्जेक्ट दिया है अभी एक कंपनी में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट जी। है, 300 एपिसोड का, देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेलीविज़न भी अपनी जगह पे चल रहा है, ओटीटी भी चल रहा है और खाली इतना है कि जो प्रोड्यूसर्स जो कॉर्पोरेट के अलावा फ़िल्म बनाना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं से फ़िल्म इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है वो सपोर्ट करें, ताकि और भी जी। काम चले और लोगों को काम मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। और सिर सागर प्रोडक्शन के साथ आप किस तरह से जुड़े? सागर के साथ देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक आर्टिस्ट है, वो मुझे मिल गई थी अंधेरी में, "भाई कैसे हो?" मैंने कहा, "अच्छा हूँ।" वो, "उधर आप काम क्यों नहीं करते हो सागर पिक्चर में?" बोला, "मैं तो जानता ही नहीं हूँ।" तो उन्होंने वो लेडी ने मेरे को नंबर दिया, बोले, "फ़ोन कर लो।" और आप यकीन नहीं करोगे मेरी डॉटर का मैरिज था नवंबर 2 तारीख को और पूरी बारात दुबई से आने वाली थी और यू कांट बिलीव इट, मेरे बैंक में ₹500 था, ₹500 सिर्फ। और मेरा 2 साल से काम भी नहीं था, आफ्टर अरुणा जी के शो के बाद में। अब सोचिए एज़ अ फादर
आपकी डॉटर का शादी है और बारात आने वाली है दुबई से, कम से कम उस ज़माने में भी 2008 आई थिंक 2008 की बात है, 2008 है ना? तो और कैसे आप जी, मैनेज करोगे? तो वो मैंने फ़ोन किया मोती सागर जी को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, 3 बार फ़ोन किया नहीं उठाया, चौथी बार मैंने मैसेज छोड़ दिया। तो 1 हफ्ते बाद में उस मैसेज आ रहा है कि आपने लेटेस्ट क्या काम किया? तो मैंने लेटेस्ट अरुणा जी का शो किया था, वो बता दिया। तो मुझे एक टिकट मिल गई बड़ौदा के लिए ट्रेन की। मैं पहुँच गया, 3-4 दिन तक होटल में रहा बड़ौदा में, तब तक कोई मुझे पूछने के लिए नहीं आया। तो चौथा दिन हो गया, मेरे लिए तो एक-एक दिन कीमती था ना, क्योंकि मेरा 2 नवंबर का डेडलाइन थी वो और उससे पहले मुझे प्रिपरेशन भी करना है सारा का सारा, अरेंज करना है कैसा भी करके। बीइंग अ फादर आई हैव टू अरेंज, है ना? डॉटर का मसला है। तो फिर मैं 3 दिन बाद खुद चला गया सेट पे। तब मुझे उन्होंने कोई पहचान लिया, बोला, "अच्छा आप डायरेक्ट करने के लिए आए हो? अकेले आए हो क्या? आपके असिस्टेंट?" बोला, "नहीं है।" "कैमरामैन?" बोला, "नहीं है।" "अच्छा, आप अकेले हो?" बोला, "जी।" तो उन्होंने बोला, "चलिए एक सीन शूट कर लो।" तो एक सीन दे दिया मुझे करने के लिए। अब उनको ऐसा लगा कि आएगा, शूट करेगा, रात को ट्रेन में वापस भेज देंगे। लेकिन वो सीन मैंने शूट कर लिया। जिस सीन में फाइट भी चाहिए थी, फाइट मास्टर चाहिए था, वो नहीं था। अच्छी यूनिट चाहिए थी, वो भी नहीं था। सीन ये था कि एक नदी किनारे पे एक महाराजा है, जो हवन कर रहा है, उसकी रानियाँ खड़ी हैं और चारों तरफ फ़ौज है और एक गरीब आदमी जो है, वो जाता है, सब फ़ौज को मारते जाता है और वो राजा के यहाँ पर चाकू रख देता है और अपनी वो मोहर लगा लेता है, ये सीन था। अब ये सीन नॉर्मली करने में 2 दिन चाहिए, विथ प्रोफेशनल टेक्नीशियनों के साथ और आई हैव ओनली 2 बजे से लेके 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे सनसेट हो जाता है, 4 घंटे में सीन करना है। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी करना था राइटर, उनके कैमरामैन को लेके कर लिया। मैं आ गया वापस होटल पे, मैंने सोचा अभी सामान पैक करो और सुबह बिगर बोले हुए बॉम्बे वापस चले जाओ क्योंकि अपने को अरेंज करना है ना पैसे का। रात के लेट में मुझे उनका मैसेज आया मीनाक्षी जी का, उनकी बेटी का। बोली, "नाथ जी आपने जो सीन शूट किया है ना बहुत अच्छा है और कल से आप मेन डायरेक्टर ऑफ धर्मवीर।" तो नेक्स्ट डे से मैं उस धर्मवीर सीरियल का मेन डायरेक्टर बन गया मैम और मैंने बहुत मेहनत की। 9 बजे की शिफ्ट होती थी, तो साढ़े 7 बजे सेट पे बैठता था जाके और 10 बजे पैकअप होता था, 2 घंटा अगले दिन की तैयारी करता था। कोई सब सो जाते थे। सब मुझे बोलते थे, "क्या पागल है डायरेक्टर, इतनी मेहनत क्यों करते हो?" बोला, "नहीं, कोशिश करने जी, वालों की हार नहीं होती वाली बात है, कभी कोशिश हाँ करते रहो।" जी हाँ, जी, तो उसमें इतने बिल्कुल सर। पैसे आ गए कि बहुत इज़्ज़त से मेरी डॉटर की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। उस तरह मोती सागर जी मेरे इतने करीब आ गए कि दोस्त की तरह हो गए। फिर मैंने उनके साथ लगातार काम किया। तो ये जी, जी। किस्सा था सागर पिक्चर में काम करने का। ओह! ग्रेट सर एंड थैंक यू सो मच सर और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे हाँ, ऑडियंस को स्पेशली जो इंडस्ट्री में है? हाँ, मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा मैम, मैं अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियो बनाई है। एक मेरी जी, बिफोर यू में चल रही है, मेरे ख़यालों में और दूसरी है मेरा पैगम्बर अज़ीम पर है, टी सीरीज़ पे। और मेरा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल का मैंने एक फ़िल्म की है, जो अनकरीब आने वाली है फेस्टिवल पे, उसका टाइटल है होप। और इन तीनों में एक लड़की ने काम किया है, उसका नाम है सारा खान। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मैंने एक फ़िल्म की थी सूर्यकांत, मधु के साथ में और किमी कार्टर के साथ में, बहुत से के साथ में काम किया है। मैं इस बच्ची को, इस लड़की को जब पहली मर्तबा मैं मुज़फ्फरनगर में देखा, तो मैंने उससे कुछ जब सवाल किए ना, मैंने कहा मीना कुमारी जी का ऐसा, तो उन्होंने मीना कुमारी जी का बता दिया। मैंने कहा मधुबाला जी, बोला एक मिनट समय दिखाती हूँ। मैं बोला देखो रेखा जी, मैं डांस सिखाती हूँ। मतलब इतनी क्विक, मतलब एक्टिंग में, डांस में, हर चीज़ में सारा काम A1। तो मैंने ना उसको मेरे ख़्यालों में लिया, जो मार्केट में है, अवेलेबल है बिफोर यू में और फिर मैंने उनको मेरा पैगम्बर में लिया, फिर उनको मैंने होप में भी लिया और आने वाली मेरी 2 फ़िल्में हैं, दोनों में भी शी इज़ द मेन लीड कर रही है काम, उनको मैंने साउथ तक भी ओह! पहुँचाया, हैदराबाद की फ़िल्म जी, कर रही है, उसका नाम है सारा खान। आई थिंक उसका भी इंटरव्यू आपके माध्यम से आ चुका था आरडीटी शो में, जी, जी। आ चुका था। जी, तो मेरी बिल्कुल। बेस्ट विशेज़ सारा खान के लिए है, बस ज़मीन पे रहें, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़मीन पे कम, हवा में जल्दी उड़ जाते हैं और फिर उड़ते जी, हुए कहीं चले जाते हैं, है ना? ये मैसेज सबके जी, लिए है। तो ज़मीन पे रहना चाहिए और अपने लोगों को भूलना नहीं चाहिए और दिल से काम करना चाहिए और अच्छा ईमानदारी से साफ-सुथरा काम करना चाहिए, है ना? जी। तो ये उनके लिए है और ऑडियंस के लिए यही मैसेज है कि भई सब खुश रहें, मिलकर रहें, प्यार से रहें और भारतवर्ष का नाम जी। रोशन करें और एक-दूसरे के प्रति ईमानदारी दिखाते रहें। जी, जी, बिल्कुल सर एंड थैंक यू सो मच सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत ही जी, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बहुत थैंक कुछ यू वेरी सीखने मच का दीदी, मौका थैंक यू मिला। वेरी मच। थैंक यू सो और मच आपका सर। डीडी शो भी फूले-फले अच्छा चले और आप भी बहुत खुश रहें, ऐसी ही मुस्कुराहट दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं